दिल की बात कही जाए। हम आप से कुछ समझें, अपनी बातें जो भीतर में हमारी चल रहा है मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूं। पहला सवाल कि हिंदुस्तान की राजनीति में कभी भी चुनाव, सियासत, सत्ता के अलावे दूसरी कोई बात कभी क्यों नहीं होती है। जब कोई दूसरी बात होती है तो सियासत और चुनाव, सत्ता के इर्द गिर्द ही बात होती है। एक यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति और इस देश को गुलाम बनाने में जो वर्तमान चुनावी प्रक्रिया है, क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? क्या हमारा देश लगभग आर्थिक गुलामी की ओर चला गया है? क्या हम चुनाव के पहले जो वादे करते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए के, और जिस तरीके से लोग लुभाने वादे के लिए जब हम चीजें करते हैं, 3,000, 5,000, 8,000, कोई कुछ, फ्री में सब कुछ, तब मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था जो हमारी है, हमारी जो इकोनॉमी, जो आम आदमी, कॉमन पीपुल के द्वारा जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है, जिसमें जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा था तो मनमोहन सिंह जी के समय में हमने एक बेहतर अर्थव्यवस्था को दिया था, एक अच्छी इकोनॉमी को हम लोगों ने अस्थिर की थी। और मनमोहन सिंह जी के 10 साल की राजनीति में कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे हम खजाने से निकाल के लोगों के पैसे अपने सियासत, अपने चुनाव और अपने कुर्सी के लिए खर्च करें। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, एक चुनावी प्रबंधन को 300, 400, 500, 600, 800 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। आप जरा सोचिए, आजाद हिंदुस्तान के नेहरू जी के काल से लेकर के मुझे लगता है कि राजीव जी और मनमोहन सिंह जी के काल तक, अटल जी भी के काल तक, उसके पहले ये जो मार्केटिंग की व्यवस्था शुरुआत हुई कुछ पहले और हल्की, क्या हम दिनों दिन लगातार इस भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या पेनी दृष्टि रखे हुए हैं? एक बड़ा सवाल हम इस बिहार की जनता से, जब यह सवाल उठता है विशेष राज्य विशेष पैकेज की, मेरे मन में यह सवाल उठता है कि हिंदुस्तान की सियासत में, आजाद हिंदुस्तान के पहले जब हम 34 करोड़ 40 करोड़ की आबादी थे तो सरप्लस हमारे पास अनाज था, हम एक बेहतर कुछ जिंदगी जी पाते थे, हमारे मिनरल्स थे, हमारे पास अवरक था, हमारे पास लोहा था, हमारे पास पानी थी, बालू था, खनन था, सब कुछ थी, हमारे पास एक बेहतर प्रकृति थी। लेकिन आज क्या है? आज जब मैं देखता हूं तो महसूस करता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं चुनाव के रिजल्ट से लेकर चुनाव के दूसरे शुरुआत तक हम कितने पैसे एक नेताओं को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं, उसमें किसी भी तरह की योजनाएं अस्थायी तो नहीं होता है। आप उठा करके जब देखेंगे कई ऐसी योजनाएं, ये क्या है उजाला, ये क्या है जनधन, ये क्या है फलना, ये क्या है चिलना, तो आपको दिखेगा कि हमने कोई बेहतर जीवन की इकोनॉमी के लिए कोई काम, सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए कोई काम नहीं किया।
हमारी अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के जीवन में 18,000 पर कैपिटा इनकम कैसे होगा, इस पर हमने बातचीत नहीं की। किसानों की जिंदगी में सुधार कैसे आएगी, इस पर हमने चर्चा नहीं की। आम आदमी के रोजगार पर किस तरह से हम काम कर सकें, इस पर चर्चा हमने नहीं की। आप बांग्लादेश के बैंकिंग सिस्टम को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए या अन्य कंट्री को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है हमसे कई करोड़ गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में बांग्लादेश के लोग हैं। हम 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी, जिसमें 98%, 90% 87% लोग जो मिडिल क्लास है, 5 पैसे के तेजपत्ता, 2 आने का नमक, धनिया, हल्दी, तेल, मिर्चाई लेने वाले 100 रुपया 40 रुपया में चप्पल, साड़ी लेने वाले 100 रुपये की धोती लेने वाले लोगों का जो टैक्स पे है, जिससे हमें इनकम आता है, वह मात्रा लगभग आप उठा के देखिएगा तो वो 94-93% के लगभग है। जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, उद्योगपति है, जो दुनिया के अदानी अंबानी बड़े बड़े हैं, उससे 3 पॉइंट कुछ ही % टैक्स इस हिंदुस्तान को आता है, जबकि सारा इकोनॉमी उसके पास है। अब जरा आप सोचिए कि हमारी इकोनॉमी का 3 हिस्सा कौन देता है। वो देता है किसान, वो देता है मजदूर, वो देता है मिडिल क्लास, वो देता है फॉर्चून की दुकान, अंडे की दुकान, सब्जी की दुकान, इस तरह की दुकान चलाने वाले जो खुदरा व्यापार है, जिसको हम कहते हैं, एक होता है की इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री। जो बिग इंडस्ट्री है उसको छोड़ दें, यदि की इंडस्ट्रीज की बात करें, यदि हम खेतीहर किसान की बात करें, सीमांत किसान की बात करें, यदि हम सहकारिता के द्वारा चलने वाली जो खेती हुआ करती थी उसकी बात करें, तो उसका जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में, भारत के लोगों के जीवन शैली में उसका काम आता है। लेकिन जब हम चुनाव देखते हैं, जब इसी बार का चुनाव को हम देखते हैं और छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य चुनाव में जिस तरीके से वादे पर वादे, वादे पर वादे, और तेलंगाना के चुनाव को भी मैं देखता हूं तो लगातार इस बात का एक व्यक्ति पर चुनाव 150-200 करोड़ रुपए का खर्च होना, और जो दिखता है हिंदी पट्टी इलाके में 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च, 5 करोड़ खर्च, और आंतरिक खर्च कितने होते होंगे इस पर एक चुनाव जब इस हिंदुस्तान में होता है तो आप सोचिए कि कई हजार करोड़ रुपया उस पर खर्च होता है। आप खुद सोच लीजिए, 100 एमएलए पर यदि 100 करोड़ रुपया एक एमएलए ने खर्च किया तो आप 100 एमएलए को जोड़ लीजिए, उसके बाद चुनाव प्रबंधन पर जोड़ लीजिए, सरकारी खर्च जोड़ लीजिए, अमला खर्च जोड़ लीजिए, और इस तरह की खर्चों को जब आप जोड़ेंगे और जब चुनाव का अंक गणित कम होता है, जब खरीद बिक्री पर जोड़ेंगे तो हजारों करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो मुझको लगता है कि ये चुनाव पर हम सबको विचार करना चाहिए। अब सवाल इस पर नहीं हुआ, सवाल इस बात को लेकर के भी नहीं हुआ कि सारी शक्ति राजनेताओं की, राजनीतिज्ञों की सिर्फ चुनाव पर क्यों जाती है। हमारे देश के अन्य हालातों पर चर्चा हम कभी क्यों नहीं करते। हम बात करना चाहेंगे जब 3 चुनाव 4 चुनाव इस बार हुए, 5 चुनाव हुए, जिसमें लोगों ने कई तरह की बातचीत की, फिर मीडिया ट्रायल होने लगा और मीडिया में बातचीत होने लगी कि फिर से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। जब नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हैं केरला में, जब नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हैं बेंगलोर में, कहीं भी, तब उसकी चर्चा मीडिया नहीं करती है। जबकि इस बात का पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं के बराबर प्रचार किए। वहां पर उन्होंने यह सोच लिया था कि हम हार जाएंगे और शिवराज चौहान पर सारा ठिकरा जाएगा। उस तरह छत्तीसगढ़ में भी नहीं जाने का प्रयास उनका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव के बाद जब कांग्रेस 9 करोड़ 80 लाख वोट लाई, 90 लाख वोट लाई चारों विधानसभा में, और बीजेपी लाई 9 करोड़ 80 लाख, 10 लाख वोट कम लाए कांग्रेस से बीजेपी ने, तो आप इसको क्या मानेंगे। वोट का आधार एक तो यह देखिए, दूसरी तरफ जब बीजेपी चुनाव लड़ती है उसमें उसके कई तरह के चालबाजी, उनकी चाणक्य नीति, उसको जिस तरह की बात कही है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर तरह का
प्रतिक्रम परिस्थिति पैदा करती है और उसके आपको पता है कि बीजेपी के पास अकूट पैसे हैं, अकूट सब कुछ है और वो चुनाव जीतने के लिए दुनिया का कोई भी खतरनाक खेल खेलता है। ये क्योंकि मोदी जी को लगता है कि वो जिस भी तरह का जिस लेवल पर मोदी जी जाके काम करते हैं, मैं समझता हूं कि दूसरा कोई वैसी काम नहीं कर सकता है, नीचे स्तर पर भी ऊपर स्तर पर भी। कभी कभी मैं मानता हूं इस बात को कि मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने चुनाव के लिए किस लेवल पर जाकर के काम करते हैं। इस तरह का काम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि मोदी जी जिस प्रकार का काम करते हैं चुनाव में, क्या हम लोग मिलकर के वैसा कर सकते हैं? एक तो यह सवाल है। दूसरा सवाल है यह कि ये जो मीडिया लगातार बार बार इस तरह की बातचीत कर रही है। आज भी 70 कांग्रेस सीट चुनाव जीती। आज चुनाव जीत के भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस एक मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर के लगातार जो आंतरिक कलह है वो लगातार दिख रहा है, स्मूथ नहीं है। जबकि शिवराज चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वसुंधरा राजे जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, मतलब एक मुख्य चेहरा वही था और दूसरा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का था। जबकि मेरा मानना है कि स्टेट में कोई भी चुनाव देश के पीएम के चेहरे पर नहीं, स्टेट के चेहरे पर लड़ा जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ने जिस तरीके से तेलंगाना में, जबकि वहां 2 सीट थी, 18 सीट अगली बार लाए थे, जिसमें 16-17 सीट तेलंगाना गवर्नमेंट ने टीआरएस ने कांग्रेस को तोड़ दिया था। कांग्रेस बीजेपी सेकेंड विपक्ष की पार्टी हो गई, कांग्रेस नीचे चली गई, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ने एक मजबूत निर्णय लिया और कर्नाटक के बाद सीधा तेलंगाना जाकर के काम किया। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सबसे पहला कहां गए, यह सवाल चर्चा नहीं हुई। और इस बात की भी चर्चा नहीं हुई कि राहुल ने सीधा एक तरफ कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को खुली फ्री हैंड दे रखा था, एक तरफ उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप इन चीजों को देख लीजिए, जबकि वो एक नेक सलाह दे रहे थे। सचिन पायलट और गहलोत जी को मिलाने का भरपूर प्रयास किया गया और मिलाया भी गया प्रियंका गांधी जी के द्वारा और एक बेहतर चीज की गई। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम तेलंगाना में एक केंद्रीय चुनाव समिति ने अपने तरीके से काम किया, वहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अपनी टीम को लेकर के काम किया, जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं के बराबर था और छोटी छोटी बातें जो जिस तरीके की चुनाव के समय आए वो सही नहीं था। वो छोटी छोटी बातें, चाहे अखिलेश का मैटर हो, दिग्विजय सिंह का हो, अन्य चीजों का हो, हमारा जो जीवन शैली है चुनाव में, हमारा जो आचरण है, चिंतन है, चरित्र है, वो परिलक्षित होना चाहिए। उनका समर्पण भाव होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम यदि अहंकार में चूर हो जाएंगे कि अब हम में क्या, हम तो जीत गए, हमारे तो 160 सीट आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हमारी जो सबसे मजबूती है वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पप्पू यादव की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मैं यह सोच लेता हूं हम यहां मजबूत हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा जो विरोधी पार्टी है हमारे मजबूत कड़ी को ध्यान रखता है और हम अपनी मजबूत कड़ी को ध्यान नहीं रखते। नतीजा है कि वो सक्सेस कर जाता है और हम वहां हार जाते हैं। हम अपने मजबूत कड़ी को भूल जाते हैं। यही हुआ इस चुनाव में। हमारी जो मजबूत कड़ी थी हम उसको भूल गए और हमने अच्छी बातों को नहीं ध्यान में दिया। तीसरे तरफ एक बड़ी बात हमको समझने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छोटी पार्टी, आदिवासी पार्टी, उन लोगों ने उसको एक बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत थी, उसको साथ में लेने की जरूरत थी। इसी तरह आप कहते हैं कि मोदी और एनडीए गवर्नमेंट और मोदी के बीच में दिशा कहां से आएगा? आप हमको सोचिए कि 8 जगह कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 100 वोट से चुनाव हारी, आदिवासी पार्टी 50 जीती भी और 14 जगह कांग्रेस को हराया भी। इसी तरह आप 17 निर्दलीय, कई निर्दलीय उम्मीदवार राजस्थान में चुनाव 40,000 से चुनाव जीते। क्या क्या वहां मोदी या अन्य लोग नहीं थे? कैसे 17 सीट अन्य चुनाव जीत के चले गए?
तो ये जो मैकेनिज्म है कि इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन के बीच में कौन क्या होगा, वोट दोबारा होगा, ऐसा नहीं है। हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि हम क्षेत्र में और जनता के बीच में किस तरीके से रहते हैं, ये समझने की जरूरत है। और जनता के बीच रहने की जरूरत है, जनता के लिए काम करने की जरूरत है, जनता को सहयोग करने की, जनता के लिए जीने की जरूरत है। आप अपनी मिट्टी और खून को पहचानिए। आपको अपने खून और मिट्टी को अपने सांसों की महक बनानी पड़ेगी। आप उससे दूर नहीं हो सकते। आप पटने और दिल्ली की राजधानी नहीं कर सकते। आप, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, मैंने इसीलिए अर्थव्यवस्था को कहा कि क्या हम आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं, क्या ये खैरात बांटने की जो प्रक्रिया है इस देश को गुलामी की ओर नहीं ले जा रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं कर रहा है? क्या इस देश की जो बेरोजगारी है, इस देश में जो किसान की स्थिति है, इस देश में 128 रुपया मनरेगा, इस देश में जो आलम है 85 करोड़ 84 करोड़ को 5 किलो अनाज देके जिंदा रखने की, ये खैरात नहीं है? क्या हम इस प्रचलन से हम क्या अपने देश की जनता को हम क्या इकोनॉमिकल मजबूत कर पाएंगे? क्या हम उसको रोजगार के पश्चिम पर आगे बढ़ा पाएंगे? ये बड़ा सवाल था, इसीलिए मैंने। दूसरा सवाल यह है, लोग कहते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी या बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं तो इंडिया जाति की राजनीति करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। मेरा सबसे पहला सवाल है, नरेंद्र मोदी जब चुनाव के पहले ही उन्होंने सबसे पहले अपना इमेजिंग उसने बैकवर्ड की, जबकि वो ओबीसी हैं या नहीं हैं, ये किस जाति के हैं, वो तो वहां दर्ज है। कई बार ये सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन हमेशा बीजेपी ने मोदी को बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, तेली 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 है, ये करता चला गया। और ये बैकवर्ड है, जबकि है या नहीं है। लेकिन यदि जाति की बात कोई करता है, जब मोदी जी चुनाव जीतने के बाद आए और उन्होंने, मेरा सबसे बड़ा आज दिल की बात इसीलिए थी कि अर्थव्यवस्था और मोदी जी की ये जाति आए, तो उन्होंने कहा कि इतना जोर से नारा लगाओ कि तेलंगाना को के जनता को समझ में आए, वंदे मातरम। मैं कहता हूं, मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, विश्व बंधुत्व कायम हो। आप कहते हैं वंदे मातरम, मैं कहता हूं मानव अलग है। आप हमेशा राजनीति करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शुरू से लेकर अंतिम तक आप सिवाय सियासत के, सिवाय खैरात के, सिवाय इस देश के कंगाली के दूसरा कोई राजनीतिक पार्टी को दूसरी बात करती ही नहीं है, हर चीज। और उसके बाद बीच में फिर वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, वही जाति एक। तो जाति की बात पर जब वो आए बात करने, तो उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए जाति का सहारा लिया गया। मोदी जी, जाति का सहारा कौन लिया? आपने सबसे ज्यादा जाति का सहारा लिया या नहीं? आप बंगारू लक्ष्मण को जाति के नाम पर, जाति के आधार पर अध्यक्ष बनाया या नहीं? आप राजनाथ सिंह जी को जाति के आधार पर आपने बनाया या नहीं? आप जब हम लोग मिल करके 10% ऊंची जात को आरक्षण दिए, जिसमें कांग्रेस से लेकर सबकी सहमति और भागीदारी थी, आप अकेला थे कि यह कह रहे थे कि ऊंची जात को आरक्षण मैंने दिया, ऊंची जात को आरक्षण मैंने दिया, ऊंची जात को आरक्षण मैंने दिया। यदि आप कहे ऊंची जात को आरक्षण मैंने दिया तो वो सच था। और नीतीश कुमार ने कहा 70% आरक्षण मैंने दिया, दलित को आरक्षण मैंने दिया, ओबीसी को आरक्षण मैंने दिया, मंडल कमीशन की लागू महागठबंधन और कांग्रेस ने की, तो गलत। आप सच, ये गलत। आप हमको जरा बताइए ना। मैं आपसे मोदी जी पूछना चाहता हूं, आज आप जीतन राम मांझी के साथ आपकी पूरी पार्टी बैठी हुई है, जाति नहीं है? आपने रामविलास पासवान जी को बेइज्जत किया, उसके घर से उसके बेटे को निकाल दिया, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया, और उसके बाद रामविलास जी के फोटो को तोड़ दिया। बाद में उसी जिस थाली में आपने पैखाना की छेद की, उसी थाली को आप चाटने चले गए। आप जरा हमको बताइए, क्या ये जाति की राजनीति नहीं है चिराग पासवान? क्या आप जब निषाद को मिलाए थे, जो गाली दे रहा था जोगी को, और मिला करके उसे आपने गठबंधन में लाया, क्या वो जाति की राजनीति नहीं थी? क्या आप सुप्रिया पटेल को आपने लाया तो क्या वो जाति की राजनीति नहीं थी? वो आपने जो किया वो सच।
आपने शरद पवार को मराठी राजनीति में लाए, बोले तो सच। आपने शिंदे को तोड़ के लाया तो बोला मैं दलित को लाया, वो सच। आप हर मामले में सच। और जो सही राजनीति है, आप सनातनी हिंदू की राजनीति करिए ना। इस देश में हर लोग सनातनी है, हर लोग। और सनातनी विचारधारा दूसरी जाति धर्म वर्गों के विचारों को सम्मान करती है, दूसरों की इज्जत करता है, दूसरे धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे की जाति को सर्वोत्तम मानता है, दूसरे को विचारों को अपने विचार से ऊपर मानता है। आपको डर है, यदि ये जाति व्यवस्था अपनी अधिकार के लिए जिस तरीके से इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हिस्सेदारी की बात जिस तरीके से छोटी छोटी जातियों में बढ़ी, यदि कल के दिन ये अपने हिस्से की बात करेगा तो आपके द्वारा, भाजपा के द्वारा, यह जो कट्टरपंथी हिंदुत्व को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीते? उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो आपने 4 महीना पहले ही 10-10 हजार यादव और मुसलमान के वोट को वोटर लिस्ट से हटा दिया। आप कैसे जीते? जहां बसपा की वोट थी वहां सपा के वर्कर को पैसा देके आपने विरोध करा दिया। आपस में झगड़ा लगा है, जहां सपा का वोटर था वहां बसपा के वर्कर को विरोध करा दिया। आप जितने एक जातीय दरोगा थे, आपने बोला कि यादव और मुसलमान चमार के वोट बूथ पर यदि 49% से ऊपर वोट हो गया कास्ट, तो तुम कल सस्पेंड रहोगे। किस बात का इस्तेमाल नहीं करते? हर तरह की राजनीति, हर तरह की चीजें। और सबसे ज्यादा वोट ला करके 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस छोटा, 43% अकेले। सारी पार्टी जो आपके खिलाफ है उस वोटों को जोड़ लीजिए। हां, मैं मानता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को स्टेट नेतृत्व पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं अहंकार, कहीं आत्ममुग्धि, हम जीत गए, अति विश्वास, अतम विश्वास, उत्तम विश्वास, बारे बा। मोदी जी, बीजेपी हारी नहीं, आप जीते नहीं हैं। आप मध्य प्रदेश नहीं गए थे, आप जीते नहीं हैं, कांग्रेस हारी है। आप जीते नहीं हैं, कांग्रेस हारी है। और उसके कारण कमलनाथ जी है, उसके कारण भूपेश बघेल जी है। इसीलिए जाति जनगणना यह एक देश की डिमांड है कि ये जो निचले तबके की जाति है, गरीब गुरबा, इसकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति क्या है? अब तो मुसहर और यादव की गरीबी समान है। 14% यादव होने के बावजूद भी 1.6% नौकरी नहीं मिली, वो भी सेकेंड और थर्ड ग्रेड। भूमिहार भी उसी कैटेगरी में है, लगभग गरीबी के रूप में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? 99% लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, 96% वैक्यूम नहीं है किसी के पास, 36% फूस का घर है, 48% खपरा और टीन का घर है, 9,28,000 बीए नहीं किया हुआ है, 7% से ज्यादा है। आप क्या बताना चाहते हैं? क्यों नहीं किया भी है? क्यों ज्यादा? 1.6% नहीं है। कौन कौन जिम्मेदार है? 35 साल रहे हमारे दोनों भाई, और 35 साल पहले बीच में 17 साल आप थे, बीजेपी और नीतीश कुमार जी, आप दोनों आदमी, बीच में अटल जी, फिर 15 साल लालू जी, मुरारजी भाई केंद्र में थे, बीपी सिंह केंद्र में थे, देवेगौड़ा गुजरात केंद्र में थे। 10 साल आप कांग्रेस के साथ रही, आपके साथ नीतीश कुमार जी, अटल जी के साथ रही। तब आप विशेष राज्य विशेष पैकेज की बात नहीं किए। तब आपने बिहार का बंटवारा हुआ, आपने किसी बंद पड़े फैक्ट्री के लिए आपने पैसा नहीं दिया। तब पलायन रोकने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हम लोग के लिए चैलेंज है। इसीलिए सवाल क्यों सीमित जाता है? हमेशा चुनाव, राजनीति, सियासत, हमेशा चुनाव। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा 24 का चुनाव शुरू हुआ। 24 का चुनाव खत्म नहीं होगा कि हरियाणा कुछ जगह का चुनाव शुरू हो जाएगा। क्या होगा इस देश में? बस देश की इकोनॉमी को बांटते रहो, पानी के तरफ खत्म करते रहो।
गुलाम बना दो। सारे मार्केटिंग, सारे एडवर्टाइजमेंट पर व्यक्ति के चेहरा चमकाने के लिए अरबों खरबों लगा दो। बड़े बड़े 20-20 हजार करोड़ के फलना, तो प्लेन, तो चीजें। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यह जो चुनाव हुआ, यह चुनाव छल का चुनाव है, प्रपट का चुनाव है और एकदम कंप्लीट है। सबसे ज्यादा बीजेपी को डर यदि जाति जनगणना से है तो इसको लेकर के है कि यदि जाति जनगणना में अपनी अपनी आवाज उठ गई और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी की बात हो गई, सियासत और सत्ता में हम धन्यवाद देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को, लालू यादव जी को और कांग्रेस को। उन्होंने एकजुटता दिखाई, एक बड़ी परिपक्वता और मजबूत तरीके से उन्होंने जाति जनगणना के साथ 70% आरक्षण को लागू किया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परसेप्शन का खेल होता है और आज परसेप्शन में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। हमें विनम्रता और सरलता के साथ हर जाति के बीच में जाने की जरूरत है। हमें ऊंची जात को बताना होगा कि 10% आरक्षण से आपको क्या बेनिफिट है। हमें पासवान, राम, पासी, डोम, भंगी, मुसर में बताना होगा, जाके पैर छूने होंगे। हमें उन्हें भगवान मानना पड़ेगा और हमें दिल्ली पटना की राजनीति छोड़ गांव की राजनीति करनी होगी और हमें गांव से आजादी की बात करनी होगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि 10% आरक्षण का लाभ आपको क्या मिलने जा रहा है, कैसा मिलने जा रहा है। हम उसे बता नहीं पा रहे हैं और ये लोग डाइवर्ट करते हैं। हमें अत्यंत पिछड़ी जाति को बताना होगा कि आप आज अपने अधिकार के लिए बात उठा सकते हैं। जहां जिसकी जनसंख्या उसको वहां पर टिकट दीजिए, वहां उसको उठाइए। जिसकी जनसंख्या जितना कम है आप उसकी भागीदारी के साथ उसको टिकट दीजिए। यह सवाल उठेगा, इसके चलते आपको बड़ा मन में डर हो गया और सबसे पहले आप जाति पर ही हमला कर दिए। आप पिछड़ी जाति के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? आप दलितों के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? आप देश के गरीब और कमजोरों के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? क्या इनको राइट नहीं है कि ये 20-18 हजार रुपया महीना कमा सके? क्या इसको राइट नहीं है देश का पीएम और सीएम बन सके? क्या दलित और अत्यंत पिछड़ा को राइट नहीं है कहीं सीएम बने, जज बने? क्या इसको नहीं जानने का राइट है कि हमारी स्थिति क्या है, हम डिमांड कर पाए? इसलिए ना तो किसी जाति को गाली देने की जरूरत है, ना किसी जाति को अपमानित करने की जरूरत है। आज मैं दिल से कहता हूं, भले ही आज नीतीश कुमार कुछ कारणों से, कुछ परसेप्शन कारणों से सियासत में तड़ाव चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद मेरा मानना है कि जिस तरीके की जातीय जनगणना आजाद हिंदुस्तान के 31 के बाद सबसे पहले हिम्मत दिखाई है नीतीश कुमार की सरकार ने, कांग्रेस नेतृत्व ने, और उसके बाद 70% आरक्षण, यह ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लगता है कि 50 साल के बाद, 40 साल के बाद नीतीश कुमार एक बड़े, जेपी लोहिया से एक बड़ा पर्सनैलिटी इस हिंदुस्तान में, बिहार से यादगार एक निर्णय होगा, ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने जाएंगे। और जिस तरह जगजीवन राम डिप्टी पीएम होकर के उनकी तस्वीर नहीं लग पाई और बाबा साहब आंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, और उन्होंने अपने ईमानदारी और चरित्र के मुताबिक, जिसने देश के वसुधैव कुटुंबकम का संविधान पैदा किया, उन्होंने निर्णय दिया कि सब की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी के साथ सबके समान अधिकार के लिए। आज वही सवाल खड़ा होगा नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार प्रतिष्ठित रूप से स्थापित होंगे। इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी को कहूंगा कि जब कोई ऐतिहासिक निर्णय आता है तो वो तुरंत उसका रिटर्न नहीं मिलता और उसकी रिटर्न की उम्मीद भी हम सबको नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी रिटर्न की उम्मीद कम करते हैं। पप्पू यादव लगातार हर घर तक, परिवार तक जाता है, मैंने कभी रिटर्न की उम्मीद नहीं की। हमें लगता है कि हमें जीवन जीने की जरूरत है। जिंदगी इसी का नाम है। जब हम कम सोते हैं, रात के 5 बजे घर पहुंचते हैं, तो लगता है ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई। जिस दिन हम अत्यधिक गरीबों तक मदद कर पाते हैं, लगता है कि भगवान ने हम पर असीम कृपा की। जिस दिन हम 12 बजे घर पहुंच जाते हैं, 1 बजे लगता है कि भगवान आज कृपा नहीं की। जिस दिन कम मदद होती है, लगता है भगवान की असीम कृपा खत्म हो गई। इसीलिए वो जिंदगी है, वो जीवन जीने की जरूरत है।
आंतरिक खुशी मिलती है वो सियासत और राजनीति से नहीं देखा जा सकता। यह निर्णय सियासत से नहीं, जीवन जुड़े हुए आने वाले समाज के जो अत्यंत पिछड़ी जाति दलित है उसके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और ये निर्णय ऐतिहासिक होगा और इसका सम्मान सबको करना चाहिए। इसलिए मोदी जी, जाति को गाली देना बंद कर दीजिए, ये सही नहीं है और आप सबसे बड़े दुश्मन पिछड़ी जाति और दलितों के ना बनिए। आपसे मेरा आग्रह है और आप 70% आरक्षण के साथ खड़े होइए। इसके पीछे कोई चालाकी ना करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास समझा के कमजोर तबके दलित पिछड़ों को मत करिए। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। सियासत हार जीत इसी का नाम है, सियासत में चलती रहती है, लेकिन इस देश को बचने दीजिए, देश की आर्थिक गुलामी से बचने दीजिए। खैरात में देश को बर्बाद मत कीजिए और अपनी कट्टरवादी हिंदुत्व की स्थापना के लिए जाति को गाली न दीजिए। मेरा ऐसा मानना है। मैं इससे आग्रह करूंगा। मैं निश्चित रूप से बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के जीवन की तरक्की के अलावा दूसरी बात नहीं करता। हम कोसी और सीमांचल की आजादी के साथ हम काम कर रहे हैं। हम लेके रहेंगे विशेष स्टेटस, हम लेके रहेंगे विशेष पैकेज। हमारा मखान, हमारा पान, हमारा धान, हमारा मक्का जिंदाबाद, हमारा दूध डेनमार्क से ज्यादा जिंदाबाद। हमारी लड़ाई हर कीमत पर एक बेहतर सुपौल से बेहतर, बीरपुर से बेहतर, पूर्णिया से दिल्ली और अमृतसर और आंध्रा साउथ को जोड़ने का निर्णय है। हमारी लड़ाई उपराजधानी की, हमारी लड़ाई एक हाईकोर्ट बेंच की है, हमारी लड़ाई एम्स की है, हमारी लड़ाई एक एयरपोर्ट की है, हमारी लड़ाई पलायन को रोकने की है, हमारी लड़ाई एक बेहतर आईटीएन टेक्नोलॉजी, बेहतर कॉलेजेस की है, हमारी लड़ाई कोसी और सीमांचल मिथिलांचल से बाढ़ से मुक्ति और आजादी की है। हमारी लड़ाई सभी जातियों के विचार और उसके जातियों के जीने के तरीके के सम्मान के लिए। हमारी लड़ाई हर जाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए लड़ने की है और यही बेहतर लड़ाई है जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ गुजू कौन कोना है, कोना ये कोना मत करिए। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हो नटवा मत करिए। आप आवास मत करिए, ठगिए नहीं। और आप लोग ये ठग करके आप इस देश के गरीब और कमजोर लोगों का मनोबल मत बढ़ाइए। अपनी राजनीति के लिए इस देश को गुलाम बनने से रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।